गुड मॉर्निंग बच्चों। अपना चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 3 धातु एवं अधातु, जिसमें अपन पढ़ रहे थे धातुओं की अम्लों के साथ अभिक्रिया। धातुओं की अम्लों के साथ अभिक्रिया। तो अपने पढ़ा कि धातुओं के अम्लों के साथ जब अभिक्रिया करवाते हैं तो लवण तथा H2 गैस बनती है। धातुओं की अम्लों के साथ अभिक्रिया। धातुओं की अम्लों के साथ अभिक्रिया, इसमें लवण तथा H2 गैस मुक्त होती है। अब इसमें एक स्पेशल पॉइंट है बच्चों, HNO3 के साथ अभिक्रिया। तो HNO3 अपने आप में एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है। तो ये जो H2 गैस मुक्त होती है उसको H2O में ऑक्सीकृत कर देता है, और कुछ भी नहीं है। H2 गैस इस अभिक्रिया में मुक्त नहीं होती। तो देखो धातुओं की क्रिया HNO3 के साथ करवाते हैं तो धातुओं की क्रिया कोई सी धातु भी हो चाहे, धातुओं की क्रिया HNO3 के साथ करवाते हैं तो हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं होती। तो हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं होती। बस यही है बच्चों इसमें, क्योंकि HNO3 एक प्रबल ऑक्सीकारक है। HNO3 एक प्रबल ऑक्सीकारक है। ऑक्सीकारक है जो हाइड्रोजन को ऑक्सीकृत कर H2O में परिवर्तित कर देता है। H2O में परिवर्तित कर देता है और स्वयं नाइट्रोजन के ऑक्साइडों और स्वयं नाइट्रोजन के ऑक्साइडों N2O NO2 व NO में परिवर्तित हो जाता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि लवण नहीं बनाता। ठीक है बच्चों, इस प्रकार ये परिवर्तित हो जाता है। तो ये स्पेशली अपने को ध्यान रखना है बच्चों कि धातुओं की अभिक्रिया जब HNO3 के साथ करवाई जाती है तो ये हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करता, क्योंकि यह एक प्रबल ऑक्सीकारक है। और ऑक्सीकारक का मतलब ये होता है बच्चों कि स्वयं का अपचयन और दूसरे का क्या करे, ऑक्सीकरण।
तो वो हाइड्रोजन का क्या करेगा, ऑक्सीकरण करेगा और उसको H2 को H2O में परिवर्तित कर देता है तथा स्वयं जो है वो स्वयं के ऑक्साइड जो हैं जैसे N2O है, NO2 है, NO है, इनमें परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट एक पॉइंट और लिखते हैं बच्चों, मैग्नीज व मैग्नीशियम, मैग्नीज व मैग्नीशियम तनु HNO3, मैग्नीज व मैग्नीशियम तनु HNO3 के साथ क्रिया करके लवण व H2 गैस का निर्माण करते हैं। लवण व H2 गैस का निर्माण करते हैं। स्पेशली बच्चों याद रखना इस पॉइंट को, 3 स्टार लगा रहा हूँ इसके, स्पेशली याद रखना है। मैग्नीज व मैग्नीशियम 2 धातुएं ऐसी हैं जो तनु HNO3 के साथ क्रिया करती हैं तो लवण बनाती हैं तथा H2 गैस का मुक्त करती हैं। तो मैग्नीशियम प्लस HNO3 वो भी कौन सा, तनु, तो ये बनाएंगी बच्चों MgNO3 का होल 2 प्लस H2 गैस, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो मैग्नीशियम नाइट्राइट। दूसरा बच्चों मैग्नीज बनाएगी Mn प्लस वही तनु HNO3, तो वही बनाएगी MnNO3 का होल 2 प्लस H, मैग्नीज नाइट्रेट। ये मैग्नीशियम नाइट्रेट और ये मैग्नीज नाइट्रेट उतार लो बच्चों। रिएक्शन को बैलेंस आप कर लोगे। देख लो बच्चों, यहाँ पे रिएक्शन को यदि बैलेंस करना है तो इसको यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको भी यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ H2 यहाँ पे भी H2 मैग्नीज सिंगल तो सही है बच्चों, तनु बैलेंस हो गई। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट एक और देख लेते हैं बच्चों इसमें कि कॉपर धातु की अभिक्रिया, कॉपर धातु की अभिक्रिया जब तनु HCl के साथ करवाते हैं तनु HCl के साथ करवाते हैं तो
अभिक्रिया संपन्न नहीं होती। तो अभिक्रिया संपन्न नहीं होती। तो अभिक्रिया संपन्न नहीं होती। इस कारण H2 गैस नहीं बनती। ठीक है बच्चों, इस कारण H2 गैस नहीं बनती। ये उतार लो बच्चों। ठीक है बच्चों, आगे देख। ये होगी धातुओं की अम्लों के साथ अभिक्रिया। तीसरा, ठीक है बच्चों, आगे नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, एक्वा रेजिया क्या है। एक्वा रेजिया, ये देखो बच्चों, HCl तथा HNO3 का मिश्रण है जिसमें 1:3 में, 1 में HNO3 और 3 में HCl। तो ये एक विलयन है, कहने का मतलब ये अपन ये नहीं कह सकते कि केवल HNO3 है या केवल HCl। ये HCl तथा HNO3 दोनों के मिक्सचर का विलयन है जिसमें 1:3 में ये उपस्थित होते हैं। 1 में HNO3 और 3 में HCl, ये दोनों मिलकर बनाते हैं एक्वा रेजिया। और इसका उपयोग जो है वो सुनार, आभूषणों की सफाई करने तथा सोने को गलाने में करता है। सोने को जब गलाना होगा तो एक्वा रेजिया का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है बच्चों, एक्वा रेजिया ऐसा विलयन जिसका निर्माण 25%, ऐसा विलयन जिसका निर्माण 25% HNO3 व 75% HCl से, ऐसा विलयन जिसका निर्माण 25% HNO3 व 75% HCl से होता है, एक्वा रेजिया कहलाता है। आई बात समझो बच्चों,
ऐसा विलयन जिसका निर्माण 25% HNO3 व 75% HCl से होता है एक्वा रेजिया कहलाता है। HNO3 प्लस HCl, ये 25% और ये 75%, मतलब ये 1:3 में, 1/3, 1:3 में मिलकर जब बनाएगा तो वो कहलाएगा एक्वा रेजिया। और इसमें दोनों ही जो हैं वो सांद्र लिए जाते हैं बच्चों, सांद्र HCl और सांद्र HNO3, तो बनाएगा एक्वा रेजिया। ठीक है बच्चों, उतार दो इसको। तो 1:3 HNO3 प्लस HCl मिलकर बनाएंगे एक्वा रेजिया। ठीक है, नोट एक्वा रेजिया की प्रवृत्ति प्रबल, एक्वा रेजिया की प्रवृत्ति प्रबल संक्षारक होती है। जिसका उपयोग प्रबल संक्षारक होती है, जिसका उपयोग धातुओं को गलाने में किया जाता है। धातुओं को गलाने में किया जाता है। उतार लो बच्चों, इसका उपयोग धातुओं को गलाने में किया जाता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आगे चलते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन आता है एक्वा रेजिया पे, बच्चों ध्यान रखना, हर साल लगभग देखो बच्चों, नेक्स्ट अगला बिंदु है बच्चों, धातुओं की लवणों के साथ अभिक्रिया। 5वां पॉइंट जो है, धातुओं की लवणों, चौथा ये शायद चौथा पॉइंट ये, धातुओं की लवणों के साथ अभिक्रिया। अब ये अभिक्रिया आपने पहले भी कहीं पे पढ़ी है, दिमाग पे जोर डालो, याद करो कहाँ पढ़ी है। पढ़ी है बच्चों, रासायनिक समीकरण या रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण वाले चैप्टर में अपन ने पढ़ी है विस्थापन अभिक्रिया, जिसमें अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर रही थी। तो उसमें धातु की अभिक्रिया लवण के साथ तो करवा रहे थे। ठीक है बच्चों, तो सेम वैसी है। तो जब हम धातुओं की क्रिया अन्य धातु लवणों के साथ करवाते हैं
जब हम धातुओं की क्रिया अन्य धातु लवणों के साथ करवाते हैं अन्य धातु लवणों के साथ करवाते हैं तो जब हम धातुओं की क्रिया अन्य धातु लवणों के साथ करवाते हैं तो अधिक क्रियाशील धातु अधिक क्रियाशील धातु लवण से कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर देती है। लवण से कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर देती है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे स्टार लगा के लिखता हूँ बच्चों। ये चीज़ आपको याद रखनी है। इन अभिक्रियाओं के लिए सक्रियता श्रेणी का आना अनिवार्य है। अगर सक्रियता श्रेणी का आपको पता नहीं तो आपको ये पता नहीं चलेगा कौन अधिक सक्रिय धातु है और कौन कम सक्रिय धातु है, कौन अधिक क्रियाशील है, कौन कम क्रियाशील है। तो इससे फॉर एग्जांपल Fe प्लस कॉपर सल्फेट तो बन जाएगा FeSO4 प्लस बाहर क्या निकाल दिया जाएगा, कॉपर। इसी अभिक्रिया को मैं लिख दूँ कॉपर प्लस फेरस सल्फेट, तो यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगी, कोई अभिक्रिया नहीं होगी, किसी प्रकार की कोई रिएक्शन नहीं होगी बच्चों। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कॉपर जो है वो आयरन से कम क्रियाशील है और कम क्रियाशील होने के कारण ये लवण में उपस्थित अधिक क्रियाशील धातु को विस्थापित नहीं कर सकता। बता लो बच्चों। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हेडिंग
नेक्स्ट हेडिंग है बच्चों धातु एवं अधातुओं की अभिक्रिया। धातु एवं अधातुओं की अभिक्रिया। इसको नंबर देता हूँ बच्चों, अगला नंबर देते हैं इसको। 4 नंबर हो गए थे ना, तो इसको 5 नंबर देता हूँ मैं। देखो बच्चों, अपन ने धातुओं की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया पढ़ी, धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया पढ़ी, धातुओं की अम्लों के साथ अभिक्रिया भी पढ़ी, ठीक है, और धातुओं की लवणों के साथ अभिक्रिया पढ़ी। अब पढ़ रहे हैं धातुओं की अधातुओं के साथ अभिक्रिया। अब इसमें हमेशा लवण बनेंगे। धातु अधातु के साथ क्रिया करेंगी तो क्या बनेंगे? लवण बनेंगे। अब इसमें लवण बनेंगे तो इंटरेस्टेड चीज़ ये है बच्चों, कैसे बनेंगे? तो आपको मैंने शुरू में बताया था कि धातुएं जो हैं वो इलेक्ट्रॉन दान करने का कार्य करती हैं, मतलब अपने बाह्यतम कोश या संयोजी कोश से इलेक्ट्रॉन को निकालने का कार्य करती हैं। जबकि अधातुएं जो हैं वो इलेक्ट्रॉन ग्राही होती हैं, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता रखती है, मतलब संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉन लेती हैं। अब ये ऐसा क्यों करती है? धातु इलेक्ट्रॉन क्यों त्यागती है और अधातु इलेक्ट्रॉन क्यों ग्रहण करती है? तो ये बच्चों ऐसा इसलिए करती हैं क्योंकि ये अपने संयोजी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए, कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन होने पर कोई भी परमाणु जो है वो अपनी आप में स्थायी हो जाता है, स्टेबल हो जाता है, और अपने आप में स्थायी है तो उसको किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे आप पैसों में परिपूर्ण हों तो आप दूसरों से पैसे नहीं मांगोगे, आप जिससे कपड़े पहनने में परिपूर्ण हों तो कपड़े नहीं लाओगे, आप और किसी चीज़ में परिपूर्ण हों तो वो नहीं करोगे। मतलब जिस काम में आप अपने आप में परिपूर्ण हो उस काम के लिए किसी दूसरे के सामने हाथ नहीं फैलाओगे। लेकिन यदि आप किसी काम में परिपूर्ण नहीं हों, जैसे आपके पास पैसों की ज़रूरत है, आपके पास पैसे नहीं हैं, तो पैसों के लिए आप किसी पड़ोसी, रिश्तेदार या और किसी से, दोस्त वगैरह से ज़रूर मांग करोगे, मतलब अपने हाथ फैलाओगे। तो इसके लिए अब देगा कौन? जिसके पास होगा, ठीक है। तो इस आधार पे ये आयन बनते हैं आपस में, और आयनों से आयनिक बंध बनेगा और आयनिक बंधों से लवणे बनेंगे, ठीक है बच्चों। तो देखते हैं बच्चों, अपने बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 करने के लिए, अपने बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 करने के लिए अपने बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 करने के लिए धातु एवं अधातु आपस में क्रिया करते हैं। धातु एवं अधातु आपस में क्रिया करते हैं। धातु एवं अधातु आपस में क्रिया करते हैं तथा अभिक्रिया के दौरान
प्राप्त उत्पाद अभिक्रिया के दौरान प्राप्त उत्पाद आयनिक यौगिक कहलाता है। आयनिक यौगिक कहलाता है। आयनिक यौगिक कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम धातु है और क्लोरीन अधातु है और ये रिएक्शन करेंगे तो NaCl बनाएंगे। कैसे? Na 2 8 और 1 है और ये 2 8 और 7 है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर बनाएगा Na+ और ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Na-। तो इसके बाद 2 8 2 8 और 8 और ये आपस में जुड़ेंगे और ये बनाएंगे NaCl और इनमें जो बॉन्डिंग होगी वो होगी आयनिक बॉन्डिंग। कैसी बॉन्डिंग होगी बच्चों? आयनिक, क्योंकि आयनों के कारण इसमें क्या हो रही है? बॉन्डिंग बन रही है। तो इस प्रकार ये जो हैं धातुओं की अधातुओं के साथ अभिक्रिया। आज के लिए इतना ही बच्चों, नेक्स्ट अगले वीडियो में देखते हैं आगे।